आपसे कभी बोल रहा है कि आपका अमाउंट डबल हो गया, डबल, डबल का मतलब है इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट। यदि मैं बोल रहा हूँ ट्रिपल, तो इंटरेस्ट 2p, क्योंकि एक पी हटाना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज ध्यान रखनी है, डबल मतलब इंटरेस्ट p हो रहा है, ट्रिपल मतलब इंटरेस्ट 2p हो रहा है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि 5 टाइम्स हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 टाइम मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, 4p, एक कम, सिंपल इंटरेस्ट। जब भी हमारा कोई भी प्रॉब्लम सिंपल इंटरेस्ट में आता है और यदि आपसे बोलता है कि अमाउंट 8 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपको 7p मिला देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसका मतलब इंटरेस्ट आपको 7p मिला, नॉट 8p। सिंपल इंटरेस्ट आपको 7p मिला, क्योंकि एक प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा आपको। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कोई भी एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, कोई भी बेसिक प्रॉब्लम की बात कर लेता है। मैं बोल रहा हूँ कि इन व्हाट टाइम a sum will become double of itself. In what time the sum will become double of itself at simple interest, at 8% per annum. अब सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हो रहा है भैया आपका, तो कितने टाइम में होगा, तो बेटा डबल हो रहा है मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, p। इंटरेस्ट मिला आपको p, प्रिंसिपल भी p, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% इंटू एन। तो बताइए एन कितना साल में मिलेगा भाई, 12.5 ईयर्स में आपका डबल हो जाएगा भाई। सही बोला, कितने परसेंट, कितने ईयर में डबल हो जाएगा, 12.5 ईयर में डबल हो जाएगा। इस तरह से होगा भाई, क्योंकि डबल हो रहा है मतलब इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है आपकी, जो मैंने अभी आपको बताया। अब एक जो बेसिक प्रॉब्लम है वो और बता देता हूँ, देख लो। इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉब्लम, a sum will become double stress at simple interest in 12 years. In how many years will it become ट्वेल्व टाइम्स? डबल हो रहा है 12 साल में, तो 12 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा, बताइए आंसर। 132 ईयर्स, बिल्कुल सही है। 12 टाइम का मतलब है, अब देखो डबल होने का मतलब है इंटरेस्ट p, इंटरेस्ट p मिल रहा है 12 साल में। 12 टाइम का मतलब है इंटरेस्ट 11p, तो 11 इंटू 12 132 ईयर्स। इंटरेस्ट 11p चाहिए तो वो कितने ईयर्स में हो जाएगा, 132 ईयर्स में। ये क्लियर है सभी को? आयुष जी बोलो, क्लियर है ये सभी को? क्लियर है? चलिए, तो ये पहली टाइप की प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम क्या है वो चीज समझो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि a certain sum becomes 10,000 in 4 years and rupees 12,000 in 7 years. 7 मतलब 8 years at simple interest. Find the rate of interest. Find rate of interest and principal. तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना भाई। सिंपल इंटरेस्ट तो हो रहा है,
अब ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से करेंगे वो चीज समझो। 10,000 हो रहा है भाई, सॉल्यूशन देखना इसका। 10,000 हो रहा है 4 साल में, तो 12,000 हो रहा है आपका 8 साल में। डिफरेंस निकालते हैं इसमें। 2,000 आप जो जब डिफरेंस करेंगे तो केवल इंटरेस्ट मिलेगा। 4 साल का इंटरेस्ट हो गया 2,000 रुपये। आपको 4 साल का इंटरेस्ट 2,000 रुपीज मिल गया भाई। तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला? चलो 4 साल का ही निकालना था, छोड़ दो। 4 साल का इंटरेस्ट 2,000 रुपये मिल गया, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 10,000 माइनस 2,000, 8,000 प्रिंसिपल आ गया। 8,000 प्रिंसिपल आ गया। ये क्या, ये समझ में आया कि ये वाला प्रॉब्लम, ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलिए सभी। भाई 10,000 रुपये मिल रहा है, कोई भी प्रिंसिपल सम 10,000 रुपये हो रहा है 4 साल में, और 12,000 रुपये हो रहा है 8 साल में। तो डिफरेंस हो गया 2,000। तो 2,000 रुपये मिले इंटरेस्ट। जब डिफरेंस करते हैं तो इंटरेस्ट बचता है बेटा। बस ये समझ में आया इंटरेस्ट कैसे बचता है? यदि किसी को डाउट है तो मैं यहाँ समझाऊँ कि ये इंटरेस्ट क्यों बचता है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटरेस्ट क्यों बचता है, चीज क्लियर है ये? भाई किसी को हाँ, लगता है ना इंटरेस्ट क्यों बचा? हाँ बोल। क्यों बचा इंटरेस्ट? क्यों बचता है? इधर इधर इस तरह से बचता है। इधर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर, ये है आपका 10,000 रुपये। और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 ईयर, ये है आपका 12,000 रुपये। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, तो 8 साल का डिफरेंस -4, तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर बचता है। अच्छा, ठीक है। इसलिए बचता है ये सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली सिंपल इंटरेस्ट बचेगा बस, और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम इंटरेस्ट लेते हैं। 4 साल का इंटरेस्ट 2,000 रुपये, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपका 500 रुपये हो गया, तो प्रिंसिपल 8,000 रुपये आ गया। अब आया समझ में? यस सर। अब 1 साल का इंटरेस्ट है आपका 500 रुपये, प्रिंसिपल है 8,000 रुपये। R/100 इंटू 1 निकालो भाई, आर की वैल्यू। 500 को 80 से डिवाइड कर दो। 500 को 80 से डिवाइड करके इंटरेस्ट रेट निकालो, कितना? 6.25 इंटरेस्ट रेट चाहिए। 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम में? कोई दिक्कत? बोलिए, हो जाएगी इस तरह की प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। तो ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम थी भाई, इस तरह से हो गई। अब मैं जो तीसरी टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट में, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उसमें क्या करता है, वो ऐसे बोलेगा, इन सिंपल इंटरेस्ट if rate of interest would have been increased by 4%, then a man would have obtained rupees 400 more in 2 years. Find the principal. इस तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम। बोल रहे हैं कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा होता तो एक आदमी को 400 रुपये ज्यादा मिलते। क्या ज्यादा मिलते? 400 रुपये ज्यादा क्या मिलते? इंटरेस्ट ज्यादा मिलता। 400 रुपये ज्यादा का मतलब 400 रुपये इंटरेस्ट ज्यादा मिलता। कितने साल में? 2 साल में। तो बताइए कि प्रिंसिपल कितना है? तो बेटा कभी भी देखो, 400 रुपये ज्यादा, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। 4% का डिफरेंस आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का। टाइम हो गया 2 ईयर्स का, तो एक ही तो डिफरेंस गिवन है इधर की तरफ।
केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ इस केस में। 400 रुपए का डिफरेंस इंटरेस्ट का इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है, 4% का डिफरेंस 2 साल में। बताओ प्रिंसिपल कितना आ गया? ये इसका प्रिंसिपल हो गया, ये इसका प्रिंसिपल आ गया। कितना आ रहा है? 5,000 रुपये आ गया। मतलब 5,000 रुपये पर यदि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा कर दूं पहले से, तो आपको 200 रुपये ज्यादा मिलेंगे। आया समझ में? 5,000 रुपये है वो परसेंट में 5,000। क्लियर? तो ये एक डिफरेंस है, सिंगल डिफरेंस। तो ये हमारा सिंगल डिफरेंस है। सिंगल डिफरेंस में हम वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। क्लियर है? तो ये एक तरह की प्रॉब्लम ये, और इसमें इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो ये 2-3 तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ। जैसे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन मैंने पहले थोड़ी बता देता हूँ, तो दोनों पे मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें अमाउंट, टोटल अमाउंट P1 + I की पावर n। I क्या होता है? R/100। I हम यहाँ पर I के टर्म में इसको लिखेंगे, P1 + I की पावर n। टोटल n ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाएगा? अब तो ये वाली चीजें कहाँ लगती है? जैसे मैंने आपको बोल रहा, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का मतलब फिर वापस से बोल रहा हूँ, एनईटी नहीं है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 ड्यू इन 3 years at 10% per annum compounded half-yearly। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि ये हर साल जमा नहीं हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा। 10,000 रुपये आपका ड्यू, ड्यू मतलब 10,000 रुपये जो बनेंगे, मतलब 3 साल के बाद 10,000 रुपये मिलेंगे। 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ-ईयरली है। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, अमाउंट है 10,000 रुपये, प्रिंसिपल निकालना है, आई हो गया 1.05 और 3 की जगह 6 हो गया क्योंकि हाफ-ईयरली है। 3 की जगह 6 हो गया क्योंकि हाफ-ईयरली है। अब निकाल के बताओ पी कितना आ रहा है? पी कितना आ रहा है ये निकाल के बताइए। कितना है आप पी? अरे इतना टाइम लगाओगे? 7462.15। तो प्रिंसिपल आ रहा है 7462.15। इतने रुपए आपके 3 साल के बाद आपके 10,000 रुपये हो जाएंगे। और बिल्कुल इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी मॉड्यूल में मिसलेनियस एक्सरसाइज में गिवन है, ध्यान से देखना। 2 क्वेश्चन लगातार गिवन है। तो हर बार प्रेजेंट वैल्यू का मतलब एनईटी नहीं होता है, पहले चीज हम समझा दें। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब एनईटी नहीं होता है। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आपको ये देखना पड़ेगा एनईटी है कि नहीं। जैसे एक और प्रॉब्लम देता हूँ, सेम आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए राजा एजेड 40, एक सेकंड रुको, नहीं ये मिस्टर एक्स wants to accumulate ₹10 lakh in a bank account after 8 years. How much amount should he deposit now
at 6.5% per annum compounded annually. अब उसने नाउ का मतलब मैंने क्या बोला, एन्युटी ड्यू नहीं है। नाउ मतलब एन्युटी ड्यू नहीं है। उसने बोला कि 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है उसको 8 साल के बाद। अभी कितना जमा करवाया, तो बेटा कहीं पे भी एन्युटी का नाम नहीं है कि हर साल जमा करवा रहा है। ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि वो हर साल जमा करवा रहा है। उसने बोला बस अभी कितना जमा करवाया, तो बेटा अभी जमा करवाएगा जब तो 10 लाख रुपए, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना, वो वाला केस है। अभी कितना जमा करवाए कि उसको 8 साल के बाद 10 लाख रुपए मिले, तो ये हो गया 10 लाख रुपए, उसका फ्यूचर वैल्यू हो गया भाई, लास्ट में मिलेगा। P 1.065 की पावर 8, बस सिंपल सी बात। अभी इतना जमा करवाएगा तब जाके ये मिलेगा 8 साल बाद। इतना जमा करवाना चाहिए भाई, निकाल के बताओ। 6,04,231 रुपये, लगभग 232 रुपये जमा करवाएगा तब जाके उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये एन्युटी वाली प्रॉब्लम नहीं है। अगेन हम बात कर रहे हैं ये आपका डायरेक्ट इसका है, ठीक है। और देखिए फाइंड द, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये P1 + I की पावर n -1, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P1 + I की पावर n -1। जैसे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 8% per annum compounded quarterly for 3 years या for 2.5 years। अब देखिए इधर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 10,000 रुपए, 1.02 हो गया भाई, क्वार्टरली हो गया। 2.5 का 10 हो गया -1, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 2.5 × 4 और 8 को आपने डिवाइड कर दिया 4 से, तो 2% हो गया। निकालो कितना आ रहा, ये हमारा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 21,899। क्या कर रहा है, नहीं पॉइंट रह गया बीच में, 21,899। हाँ मुझे 21,000 कैसे मिल जाएंगे भैया। कंपाउंड 21,899 मतलब 90, 21 से 90 रुपये मिलेंगे इंटरेस्ट। तो ये आपका इंटरेस्ट के 6 रुपये मिलेंगे आपको लगभग। क्लियर है, बोलिए। तो ये आपका इस तरह से। अब देखो एक चीज हो गई, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 at 8% per annum for 4 years 3 months। 4 साल 3 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 12,000 रुपये का, 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब बेटा 12,000 का आपको 4 साल 3 महीने, 4 साल 3 महीने का मतलब है, अब देखो यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है, तो यहाँ पर देखो ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। कंपाउंड 12,000 का, पहले अमाउंट निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारा। देखो अमाउंट निकाल लो 12,000 का 3 साल के लिए, तो 4 साल के लिए तो अलग निकलेगा, और 3 साल के लिए 3 महीने के लिए ऐसे निकलेगा बेटा 3/12 × 8/100। ये क्या किया लास्ट में, समझ में आया क्या? 3 महीने के लिए 1 + 3/12 और इंटू 8/100 ऐसे निकलेगा 4 साल 3 महीने का। ये चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, स्टूडेंट सोचता है कैसे निकालूं 4 साल 3 महीने का,
तो जब भी इस तरह का आएगा तो 4 साल का अलग निकलेगा, 3 महीने का अलग मल्टीप्लाई में होगा। अब इसको निकाल के बताइए कितना आ रहा है ये। 1.02 आ रहा है मेरे हिसाब से, 342 ये आ गया 12,000 इंटू 1.08 की पावर 4 इंटू 1.02। निकालो कितना आ रहा है अमाउंट। अमाउंट कितना आ रहा है टोटल, कितना अमाउंट आ रहा है 1.08 की 16,652.38 16,652.38। इसमें तो 12,000 माइनस कर दो तो आपका इंटरेस्ट आ गया 4,652 रुपये 38 पैसे। 4,652 रुपये 38 पैसे ये आपका इसका इंटरेस्ट है। तो मेरी बात समझ में आ गई। इस तरह की प्रॉब्लम में ऐसे करेंगे आप 4,652 रुपये 38 पैसे। इस तरह की प्रॉब्लम में इस तरह से करेंगे। क्लियर? एक सेकेंड। तो ये आ गया भाई आपको इस तरह से। अब इसका निकालेंगे। अब मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक प्रॉब्लम इस तरह की भी पूछी जाएगी, डिफरेंस भाई डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स। यदि 2 साल का डिफरेंस है तो PR/100 का होल स्क्वायर। केवल 2 साल का डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर। और डिफरेंस फॉर n ईयर से भाई 2 साल के अलावा है तो फिर फॉर्मूला ये लगेगा P1 + I की पावर n -1 - I इंटू n। ये डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 2 साल से ज्यादा है तो फिर नीचे वाला फॉर्मूला यूज करो। 2 साल के लिए तो आप सेकंड फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years on ₹15,000 at 6% per annum compounded annually। अब देखो इसका डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस 15,000 1.06 की पावर 5 -1.06 इंटू 5। चलिए निकाल के बताइए कितना रहा। फिर मेरे को इसमें एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उसको मैं बताता हूँ। अभी बताइए इसका डिफरेंस कितना रहा। 573.38। ठीक है। अब यदि इसकी जगह समझो, फिर वापस से बेटा सभी जो आ गए, मैं ये बोल रहा हूँ जो कल मैंने भेजा था उसको जरूर उस रिजल्ट को ध्यान रख लेना, क्योंकि उस पर प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। और मैं कल टेस्ट में भी दूंगा ये, चलो मैं पहले ही बता देता हूँ। एक क्वेश्चन उस वाले टॉपिक में से आएगा आपका, सेंट्रल मोमेंट्स वाले में, जो कल मैंने भेजा। सेंट्रल मोमेंट वाले में से एक क्वेश्चन आएगा आपका। सर एक बार एग्जांपल दे दो ना, कैसे क्वेश्चन आएगा उसमें से। एग्जांपल बेटा सुबह नहीं थी कि तो हाँ सर, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहे थे तो मैं चली गई थी। भाई आपसे सुबह भी एक वाला एग्जांपल दिया, जैसे आपको बोल दिया
यदि मीन आपका 4 है, चलो मीन कुछ भी ले लेते हैं, मैं बताता हूँ। मीन आपका 4 है, वेरिएंस 3 है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट निकालना, थर्ड सेंट्रल मोमेंट जिसको μ3 बोलते हैं बेटा, μ3। हमें थर्ड सेंट्रल मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, जो मैंने टेबल बताई है, मतलब फॉर्मूला बताया, उसका थर्ड सेंट्रल मोमेंट ये होता है NP3 Q - Q। तो मीन NP4 है, NPQ 3 है, तो 4Q = 3 हो गया, तो Q का वैल्यू 3/4 हो गया, तो P का वैल्यू 1/4 हो गया। रख दीजिए, NPQ कितना है? 3, 3/4 - 1/4, 1/2, 3/2 आ गया भाई थर्ड सेंट्रल मोमेंट। आया? हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम। फिर वो आपसे बोलेगा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 140 या 160 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द, या एक काम करो, 10 and 4 रेस्पेक्टिवली, और इजी कर दो। फाइंड द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। तो बेटा फोर्थ सेंट्रल मोमेंट होता है, आप देखेंगे फॉर्मूला, तो 3 सिग्मा की पावर 4, ये हमारा फोर्थ सेंट्रल मोमेंट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। 3 सिग्मा की पावर 4, और सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन में तो 3 4 की पावर 4 कितना आ रहा है? निकाल के बताइए। ये आपका फोर्थ सेंट्रल मोमेंट हो गया 768। 768, जो भी आ रहा है। आया समझ में? फोर्थ सेंट्रल मोमेंट कहलाता है कर्टेसिस, थर्ड सेंट्रल मोमेंट कहलाता है स्कीनेस, सेकंड सेंट्रल मोमेंट कहलाता है वेरिएंस, और फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन x - x बार। आपने फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर में 0 होता है हमेशा, तो सबका सेंट्रल मोमेंट 0 होता है भाई, क्योंकि किसी भी ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से डेविएशन निकालेंगे तो सम ऑफ द डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट सभी का 0 होता है, सेकंड सेंट्रल मोमेंट वेरिएंस होता है, सबको पता है वेरिएंस सबका, बाइनोमियल स्टैंडर्ड पाइथन और इसका। थर्ड सेंट्रल मोमेंट ये आपका स्क्यूनेस होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस कितना होता है अनीता? यस सर। नॉर्मल, हाँ रिद्धि ने बता दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो। चलिए भाई, कोई कॉल आ गया था। तो हम क्या बोल रहे थे, ये चीज समझो। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी बेटा,
समझ में आ गया? बोलिए। चलिए बेटा क्लियर है? बोलो। अनिशा क्लियर है, बाकी के लोग जितने भी हैं, रूपम और बाकी के लोग क्लियर है ना बेटा? चलो ठीक है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आएगी भाई। अब चलो हम भटक गए, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये चीजें कर लेना। इसके अलावा देखो सर ये जो भी आप डिफरेंस वाला बता रहे थे ना, इसमें कौन सा डिफरेंस? डिफरेंस वाले वो कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ में उसी का तो बता रहा हूँ, उसी का बता रहा हूँ। एक प्रॉब्लम देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ compound interest and simple interest for 2 years at 10% per annum compounded quarterly। चलिए, अब मैंने डिफरेंस, इस तरह की प्रॉब्लम अभी तक तुमने देखा नहीं होगा, या सोचो कि इस तरह की प्रॉब्लम कैसे करेंगे। 2 साल का हमें डिफरेंस निकालना क्वार्टरली। तो यदि आपको इसमें एट ऑफ रुपीज ऑन रुपीज 12,000, प्रिंसिपल है 12,000 रुपये। तो चाहो तो बेटा आपको यदि दिक्कत आए ना, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। सबसे बढ़िया तरीका 12,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। 1.025 की पावर 4 माइनस निकालना भाई, कितना आ रहा है? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.025 की पावर 4 माइनस, बताइए कितना आ रहा है? इंटू 12,000। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया भाई। कैसा आया? किसी को दिक्कत? सॉरी, पावर 4 नहीं, पावर 8, सॉरी पावर 8। 2 साल का है ना, तो पावर 8 आएंगे। अरे ये क्या लिखा है, समझ में आया? 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में 10%, क्वार्टरली में कितना चेंज हो जाएगा? 10/400। आईसी देख लेना, 10% पर एनम में क्वार्टरली निकालना है तो आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10/400 कितना हो गया? 0.025। तो कितना आ रहा है? 2620 आ रहा है भाई, ये बता रहे हैं। चलो 2620.8, तो 2621 मान लो अप्रोक्सीमेट। ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्वार्टरली वार्टरली कुछ भी नहीं होता बेटा। सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट लगता है 12,000 इंटू 8/100 इंटू 2, डायरेक्ट चलता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्वार्टरली वार्टरली कुछ भी नहीं चलता। अब तो ईयरली निकलता है, उसमें तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना आया ये? सॉरी 10% है, सॉरी 10%। कितना आया? 2400 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो बताओ डिफरेंस कितने का हुआ? 221 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ? डिफरेंस 221 रुपए का हो गया। अब आया समझ में? तो कभी भी ऐसा क्वार्टरली आ जाए तो सिंपल इंटरेस्ट अलग निकाल लो और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और हर एक में भी कर सकते हैं आप, जरूरी है आप इसमें ना ऐसे में सब में कर सकते हो आप ऐसे। कंपाउंड भाई उसमें आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन में, भाई ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आपको कैलकुलेशन में। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 years at 10% per annum compounded annually, बोल दो compounded annually on ₹8,000। यदि आपको ऐसा दे रखा है तो आप डायरेक्ट अलग अलग निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8,000 1.1 की पावर 4 माइनस 1, ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4 साल। तो 8 4 32 3200 रुपये, ये कितना आ रहा है भाई?
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3712.8, तो डिफरेंस आ गया आपका 512.8। अरे जो भी आ रहा है यार तुम देख लेना, 3712 आ रहा है कि 50 आ रहा है, मैं तो मेथड बता रहा हूँ तुमको। क्लियर है क्या? क्लियर? चलिए और देखिए, अब लेकिन सपोज डिफरेंस गिवन है और आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो फिर बेटा आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years at 12% per annum compounded half-yearly is ₹240. Find the principal. अब यदि ऐसा होगा, आपको 240 रुपए का डिफरेंस गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस और प्रिंसिपल निकालना है 240 रुपए। ठीक समझना भाई? हाफ ईयरली है तो 6 हो गया, 3 साल के लिए 6 हो गया। अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.12 इंटू 3 ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो ये तो वैसे रहेगा बेटा 12% मतलब 0.12 और 3 साल के लिए इंटू 3। फिर आपने किसी ने बोला सर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने ऐसा लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.06 इंटू 6 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक ही बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपने बोला कि सर वो करेंगे क्यों अपन, वहां पर 1.06 की पावर 6 आ रहा है तो 0.06 इंटू 6 कर दो, आप इधर भी वही कर दो, तो कोई फर्क कहाँ पड़ने वाला है। आप 0.12 इंटू 3 करो या 0.06 इंटू 6 करो, बात तो बराबर ही है, आएगा तो 0.360। आगे बात समझ में? अरे क्लियर है? तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कितना आ रहा है बताइए? अरे ये क्या है, दो अलग अलग कैसे आ रहे हैं रूपम, और ये दो अलग अलग कैसे आ रहे हैं, दोबारा निकालो। 1.06 की पावर 6 करो, -1 करो, -0.36 करो, रिद्धि वाला बोल रहे भाई, रिद्धि वाला क्या था? रिद्धि वाला 4000 वाला 4101.22 ये आपका प्रिंसिपल आ गया। क्लियर है? कर लेंगे। अब इसके बाद आता है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट effective rate of interest, this is equal to 1 plus I की power n minus 1 into 100. This is effective rate of interest independent of क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं दिख रहा तुम्हें? प्रिंसिपल नहीं दिख रहा, तो effective rate of interest is independent of principal. क्लियर? अब इसमें या तो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल देगा वो आपसे, या फिर वो आपसे बोलेगा कि मैंने एक ही पैसे को दो जगह लगाया, एक ही पैसे को सेम अमाउंट लगाया, पहली जगह दूसरी जगह सेम अमाउंट। इधर है आपका 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, और यहाँ लगाया मैंने 8.12% कंपाउंडेड एनुअली या सिंपल इंटरेस्ट। एक ही बात है, कंपाउंडेड एनुअली बोल दे या सिंपल इंटरेस्ट बोल दे। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट वाला अच्छा है कि सेकंड वाला अच्छा है? तो पहले आप क्या करेंगे, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली का आप, अरे यार ये एक मिनट रुक के गया, जल्दबाजी क्यों कर रही है। 1.02 की पावर 4 -1 इंटू 100 निकालो। 1.02 की पावर 4 -1 इंटू 100 निकालो, कितना आ रहा है?
1.02 की पावर 4। अब मैंने अब बोल रही थी कौन सा अच्छा है।